नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ बेटी का कोर्ट केस। फैमिली कोर्ट के गलियारे में आज कुछ असामान्य हलचल थी। लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा, कैमरों की फ्लैश में चमकते भावनाओं के धुंधले चेहरे और हर ओर एक ही चर्चा थी। अपनी ही माँ ने बेटी पर मुकदमा कर दिया। भीड़ के बीच धीरे धीरे कदम रखती हुई सुधा वर्मा सफेद सूती साड़ी में झुर्रियों से भरे मगर गरिमा से दमकते चेहरे के साथ अपने हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी थामी थी। वो डायरी जिसमें उनकी बेटी नेहा के बचपन से लेकर अब तक के हर सपने का जिक्र था। उनके सामने खड़ी थी नेहा शर्मा, 30 वर्ष की, आत्मविश्वास से भरी, ब्रांडेड सूट में सजी, कंधे पर लेदर का बैग और आंखों में कानूनी दृढ़ता की चमक। वो वही नेहा थी जिसे सुधा ने अपने हाथों से अक्सर लिखना सिखाया था। और आज वही बेटी कानून की भाषा में अपनी माँ के विरुद्ध खड़ी थी। न्यायालय की हवा भारी हो चुकी थी। जज के आने से पहले ही वातावरण में सन्नाटा उतर गया। सुधा जी की नजरें अपनी बेटी पर थी, पर उनमें आरोप नहीं था, बस एक मूक पीड़ा थी। जैसे कोई माँ अपने टूटे हुए आईने में बेटी का चेहरा ढूंढ रही हो। फोटोग्राफरों की फ्लैश चमकी और एक पत्रकार ने फुसफुसाकर कहा, देखो, ये वही सुधा वर्मा है। बेटी ने ही घर से निकाल दिया था, अब केस किया है। सुधा जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। शायद वो मुस्कान कोई जवाब नहीं, एक सवाल थी। क्या माँ को अपना हक मांगने को भी अपराध माना जाएगा? नेहा ने अपनी माँ की ओर देखा, होठ हिले। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कोर्ट, ये मीडिया, ये सब क्या है? सुधा ने शांत स्वर में कहा, यही तो मैं पूछने आई हूं नेहा, कि तुमने मुझे अपना घर छोड़ने को कहा। क्या एक माँ को रहने का अधिकार नहीं होता? नेहा ने बोहे चढ़ाई, स्वर ठंडा था। माँ, ये भावनाओं का नहीं, कानून का मामला है। सुधा की आंखों में नमी चमक उठी। शायद इसलिए तो आई हूं, ताकि एक दिन कानून तुम्हें सिखा दे कि माँ का दिल भी एक अधिकार रखता है। सुधा वर्मा की जिंदगी कभी अपनी नहीं रही। हर सांस, हर दिन, हर प्रार्थना में बस एक ही नाम था, नेहा। पति का देहांत तब हुआ जब नेहा मुश्किल से 10 साल की थी। उस रात जब बिजली चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा था, सुधा ने छोटी सी नेहा को अपनी गोद में लेकर कहा था, अब तू ही मेरी दुनिया है बिटिया, अब तेरी हंसी ही मेरा उजाला होगी। वह सचमुच उजाला बन गई, लेकिन उस उजाले तक पहुंचने के लिए सुधा ने अपनी हर परछाई बेच डाली। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रखी, पुराने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया और ट्यूशन पढ़ाते हुए बेटी के स्कूल की फीसें, किताबें और फॉर्म भरती रही। हर शाम स्कूल से लौटकर नेहा जब अपनी माँ से कहती, माँ, मैं एक दिन बड़ी वकील बनूंगी और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी, तो सुधा का चेहरा खिल उठता। वो अपने थकी हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखती, मुझे दुख तभी होगा जब तू अपने सपने से पीछे हटेगी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सालों की तपस्या का फल आया। नेहा वकील बनी। कोट टाई पहनकर कोर्ट में खड़ी हुई तो सुधा की आंखों में गर्व की नमी छलक आई। उसी दिन उन्होंने कहा था, मेरी बेटी तो मेरा सपना है, मेरे बुढ़ापे की लाठी। लेकिन सपनों की दुनिया में भी मौसम बदलते हैं। नेहा के जीवन में सफलता के साथ साथ नया अहंकार, नया परिवेश,
नया परिवार आ गया। शादी के बाद उसने माँ को अपने नए फ्लैट में जगह तो दी, एक छोटा सा कमरा जिसमें सूरज की रोशनी आधी आती थी, लेकिन दिल में जगह नहीं दी। अब नेहा के घर में सुधार नहीं सजावट थी, संस्कार नहीं स्टाइल थी। माँ की चाय की जगह अब कॉफी मशीन थी और सुधा की धीमी आवाज को अक्सर नेहा की जल्दी में हाँ माँ बाद में बात करती हूँ सुनकर दबा दिया जाता। सुधा जी हर सुबह बालकोनी में बैठती, जहां से बाहर दिखता आसमान तो खुला था, पर दिल में कोई खिड़की नहीं बजी थी। कभी कभी वो खुद से कहती, नेहा को आराम मिले, बस यही काफी है। मगर उनकी आंखें कहती, काश थोड़ा सा सुकून मुझे भी मिल जाता। नेहा का नया जीवन अब व्यवस्थित था। एक बड़ा फ्लैट, महंगे पर्दे, दीवारों पर आर्ट वर्क और जीवन की हर चीज परफेक्ट लगती थी। बस एक कोना ऐसा था जहां माँ सुधा जी चुपचाप बैठती, जैसे उस घर का हिस्सा नहीं, एक पुरानी याद हो। शुरुआती दिनों में दामाद अमित विनम्र था, पर धीरे धीरे शब्दों में विनम्रता की जगह असहजता आने लगी। रात के खाने पर उसने एक दिन नेहा से कहा, तुम्हारी माँ अच्छी है, पर घर छोटा है, हमारे जीवन की प्राइवेसी में थोड़ा दखल हो जाता है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं देख लूंगी, देख लूंगी। ये वही दो शब्द थे जिनके बाद सुधा जी का जीवन धीरे धीरे किनारे सरकता गया। अब उनका कमरा, जो कभी उनके और नेहा की यादों से भरा था, जहां नेहा के बचपन की ट्रॉफी और सुधा की पुरानी किताबें रखी थी, वही कमरा अब स्टोर रूम कहलाने लगा। एक कोने में पुराना सिलाई मशीन, दूसरे में कुछ डिब्बे और बीच में एक बिस्तर, जिस पर सुधा अब खुद को घर की सदस्य नहीं, मेहमान समझने लगी थी। कभी नेहा ऑफिस से लौटकर जल्दी में कहती, माँ खाना फ्रिज में है, मैं और अमित बाहर खा लेंगे। और सुधा जी बस सिर हिला देती। उनकी थाली में खाना था, पर रिश्तों का स्वाद गायब था। एक दिन नेहा ने औपचारिक अंदाज में कहा, माँ मैं सोच रही थी आपको किसी सीनियर लिविंग सेंटर में भेज दूं। वहाँ आपकी उम्र के लोग हैं, डॉक्टर भी रहेगा, टाइम से खाना मिलेगा। यहाँ तो आप बोर हो जाती है ना। सुधा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बेटी मैं बोर नहीं होती, बस कभी कभी तेरी आवाज सुनने का मन करता है। नेहा झेपी, फिर हंसकर बोली, माँ आप तो इमोशनल हो जाती हैं। आजकल सब लोग अपने लिए स्पेस चाहते हैं। सुधा की आंखें नम थी। उन्होंने धीमे से पूछा, तो क्या अब माँ बेटी के बीच भी स्पेस जरूरी हो गया है? नेहा ने नजरें झुका ली। अमित की आवाज ड्राइंग रूम से आई, नेहा बात खत्म करो, हम लेट हो रहे हैं। नेहा ने जल्दी से कहा, माँ आप बुरा मत मानिए, ये सब आपके अच्छे के लिए है। और वो चली गई। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में सन्नाटा उतर गया। सुधा ने अपने आसपास देखा। दीवारों पर लगी पुरानी नेहा की तस्वीर अब बक्से में रख दी गई थी। एक पल को लगा जैसे घर में सिर्फ सामान रह गया है, संबंध नहीं। उन्होंने दबी आवाज में खुद से कहा, क्या यही मेरी परवरिश का इनाम है? उनके आंसू धीरे धीरे बिस्तर को सलवटों में गुम हो गए, जैसे किसी माँ का स्वाभिमान धीरे धीरे घर की चारदीवारी में दम तोड़ रहा हो। सुधा जी उस सुबह बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप निकल गई थी। ना कोई बहस, ना कोई आरोप, बस वही सफेद सूती साड़ी और हाथ में एक छोटा बैग। घर के बाहर आखिरी बार
उन्होंने नेहा के दरवाजे को देखा, जहां कभी उनकी बेटी ने पहली बार माँ कहा था। आज वहीं से वो माँ होकर भी पराई बनकर जा रही थी। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, पर उनकी चुप्पी पूरे घर में रह गई, जैसे किसी ने दीवारों से रोशनी छीन ली हो। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, नेहा और अमित अपने जीवन में फिर व्यस्त हो गए। पर एक सुबह जब दरवाजे पर डाकिया आया और नेहा ने लिफाफा खोला, तो शब्दों ने उसका चेहरा पीला कर दिया। सुधा वर्मा बनाम नेहा शर्मा, माता पिता भरण पोषण अधिनियम धारा 125(1) के तहत मामला दर्ज। घर की हवा थम गई, नेहा के हाथ कांप उठे और अमित ने लिफाफा उससे छीन लिया। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खिलाफ केस किया? इसे कहते हैं एहसान फरामोशी की हद। नेहा को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा शायद कोई गलती हुई है, पर नोटिस में माँ का नाम साफ साफ लिखा था, सुधा वर्मा वादी। कुछ ही घंटों में शहर की खबरें गर्म हो गई। बेटी पर माँ का केस, माँ ने मांगा सम्मान नहीं संपत्ति। मीडिया कैमरे फ्लैश कर रहे थे और नेहा की कॉल पर हर दोस्त वही सवाल पूछ रहा था, क्या ये सच है? नेहा की आंखों में गुस्सा भर गया। वो कोर्ट पहुंची, जहां सुधा जी पहले से बैठी थी, शांत, संयमित, जैसे कोई औरत नहीं न्याय का प्रतीक बनकर खड़ी हो। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, माँ, आपने मुझ पर केस कर दिया। आपने मेरे खिलाफ अदालत में दस्तावेज दाखिल कर दिए। सुधा ने उसकी ओर देखा। उन नजरों में ना क्रोध था, ना अपराध बोध, बस एक अड़िग सच्चाई थी। धीरे से बोली, हाँ नेहा, किया है। नेहा की आवाज ऊंची हो गई। आपको मुझसे क्या चाहिए? पैसे? घर? किस चीज की कमी है आपको? सुधा मुस्कुराई। वो वही मुस्कान थी जो कभी नेहा की पहली जीत पर खिली थी, पर अब उसमें दर्द का साया था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे घर नहीं चाहिए नेहा, बस वो इज्जत चाहिए जो हर माँ का हक होती है। जिस दिन तूने मुझे घर का बोझ कहा था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर बेटी भूल जाए तो माँ उसे उसका कर्तव्य कानून से याद दिलाएगी। कोर्ट रूम में सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के शीशों से छनकर अंदर आ रही थी। व्यवस्थित बेंचों पर लोग बैठे थे, कुछ आते जाते वकील, 2-4 स्थानीय पत्रकार और कुछ पड़ोसी जो शहर की हलचल सुनकर आ पहुंचे थे। जज की कुर्सी पर बैठा माननीय एक मध्यम आयु का शांत और संजीदा चेहरा। उसकी आवाज में कठोरता नहीं, न्याय की गरिमा थी। जज ने फाइलों पर एक नजर डाली और फिर सामने बैठी सुधा की ओर देखा। सुधा की साड़ी साधारण थी, पर उनकी गरिमा ऐसी थी कि कमरा झुक सा गया। उनकी उंगलियां थमी हुई थी, पर आंखों में सूखे हुए आंसुओं का समंदर था, जिसने वक्त वक्त पर किनारों पर उभार लिया था। जज ने स्पष्ट स्वर में कहा, मिसेज सुधा वर्मा, आपने जो मांगे यहाँ रखी हैं, क्या आप उन्हें संक्षेप में बता सकती हैं? सुधा ने गहरी सांस ली। उनका स्वर धीमा था, पर अविचलित। सही सही शब्द चुने गए थे, जैसे किसी ने हर शब्द की कीमत बताकर हाथ थमाया हो। माननीय महोदय, मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं आई। मैंने अपनी जिंदगी बेटी के नाम कर दी, पढ़ाई, खाना, रातें। आज मैं बस चाहती हूँ कि उसे समझ आ सके। माँ को बोझ कहना, माँ के जज्बातों पर पैमाना मारना, ये सब गलत है। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये सीखे, माँ को बोझ नहीं कहा जाता। जिसे जन्म देने की तकलीफ मैंने सही,
उसी से आज मुझे स्पेस देने की सलाह मिलती है। पूरा कोर्ट हॉल शांत हो गया। नेहा की आंखों में झटके से कुछ रहस्य सा उभरा। उसमें गुस्सा भी था और शर्म भी। नेहा ने अपने वकील की ओर देखा। वकील ने नजरों से संकेत दिया कि ठंडी दलीलों से काम ले। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, माननीय, मेरी मां ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। मैं अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। घर में निर्णय लेना मेरा और अमित का फैसला था। हमने मां की भलाई सोची। जज ने तीखी नजरों से कहा, मिस शर्मा, ये कोर्ट घर की गोपनीयता नष्ट करने नहीं आया। यह अदालत न्यासों और कर्तव्यों का मापने आया है। फिर उन्होंने सुधा की ओर मुखातिब होकर पूछा, क्या आप माँ बेटी के बीच संतुलन बहाल करने का कोई वैकल्पिक प्रयास किया गया? आपने किसी मध्यस्थता का सहारा लिया? सुधा जी ने आंसुओं से भरे चेहरे पर हल्की मुस्कान देकर कहा, माननीय महोदय, मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं आई। मैंने अपनी जिंदगी बेटी के नाम कर दी। आज मैं बस चाहती हूँ कि उसे समझ आ सके। माँ को बोझ कहना, माँ की जज्बातों पर पैमाना मारना, ये सब गलत है। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये सीखे कि माँ को बोझ नहीं कहा जाता। जिसे जन्म देने की तकलीफ मैंने सही, उसी से आज मुझे स्पेस देने की सलाह मिलती है। मुझसे कहा गया, तुम इस घर में हमारी प्राइवेसी में दखल करती हो। मैंने चुप रहकर सब सहा, पर मेरे भीतर एक आखिरी हद बची थी। वह अब खत्म हो गई है। पूरा कोर्ट हॉल शांत हो गया। जज कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने अदालत के रिकॉर्डर को निर्देश दिया कि सभी पक्षों के बयान नोट किए जाएं और सुनवाई को संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया जाए। उनका रवैया कठोर नहीं, बल्कि सीख देने वाला था। जज ने कहा, कानून केवल आर्थिक सहायता का आदेश नहीं देता, समाज और परिवार के ढांचे को सुधारने का अवसर भी देता है। एक माँ का अधिकार है सम्मान, निवास और जीवन के अंतिम पड़ाव में देखभाल। यदि बच्चे इनसे विमुख है तो न्यायालय उपयुक्त निर्देश दे सकता है। जज के शब्दों का असर सब पर हुआ। वे थाम कर बोले, यह कोर्ट मिसेज सुधा की मनोबल और गरिमा को न केवल कानूनी मान्यता देगा, बल्कि मिस नेहा को यह समझाने की कोशिश करेगा कि माता पिता का कर्तव्य सिर्फ धन नहीं, वे भावनाओं और सम्मान की पात्र भी हैं। फिर जज ने आदेश सुनाया। आदेश ऐसा था जिसे सुनकर सुधा की आंखों में कहीं एक आशा जगी। जज ने कहा, नेहा और अमित को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पिता परिवार के साथ मिलकर महीनों के भीतर मां के उचित निवास और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सिर्फ सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि तमीज और सम्मान के साथ। दूसरा, एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं पारिवारिक काउंसलर की नियुक्ति की जाए, जो दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करके रिश्ता बहाल करने की कोशिश करें। और 3, यदि पारिवारिक समझौता न हुआ तो अदालत निश्चित अवधि के लिए वित्तीय अनुपूरक आदेश जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। जब यह आदेश पढ़ा गया, कोर्ट हॉल में एक गहरी खास तरह की खामोशी छा गई। लेकिन वह खामोशी कमजोर नहीं, बल्कि सहानुभूति की थी। कुछ लोगों ने आंसू पोंछे, न केवल इसलिए कि सुधा को कानूनी मान्यता मिली, बल्कि इसलिए कि समाज ने उस मां की आवाज सुनी। नेहा की आंखों में शर्म के साथ कोई उबाल आया।
उसकी सांसें तेज हुई। वह उठी, दृष्टि मिली हुई माँ की ओर बढ़ी, पर अदालत की गरिमा को देखकर उसने ठहराव रखा। जज ने नजर डालकर आग्रह किया, पहला कदम अपने घर में उठाइए। कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए सुधा के जुस्तजू भरे कदम रुक गए, पर उनकी पीठ अब कुछ हल्की लगी। बाहर पत्रकारों के माइक्रोफोन और कैमरों की रोशनी थी, पर उन सब के बीच सुधा की मुस्कान रहीमामयी और शांत थी। एक माँ जिसे न्याय मिला, बल्कि एक बार फिर उसका अधिकार महसूस हुआ। अदालत का फैसला सुनकर सुधा जी धीरे धीरे बाहर निकली। कंधे पर पुराना बैग था, जिसमें अब कोई दस्तावेज नहीं, बस कुछ तस्वीरें और यादें थी। चेहरे पर संतोष का साया था, पर आंखों में अभी भी एक सवाल चमक रहा था। क्या आज सच में मेरी बेटी ने मुझे समझा होगा? बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मीडिया के कैमरे अभी भी चमक रहे थे, पर सुधा जी अब किसी कैमरे की ओर नहीं देख रही थी। वो भीड़ से निकलकर सीढ़ियों पर बैठ गई, जैसे वर्षों के बोझ के बाद अब उन्हें पहली बार सुकून मिला हो। उधर नेहा, जो अभी कुछ देर पहले तक कोर्ट में कठोर और दृढ़ थी, अब अंदर से टूट चुकी थी। वो वही कोर्ट का गलियारा था जहां से माँ हमेशा उसकी जीत का आशीर्वाद देती थी। आज वही बेटी अपनी हार में भी एक गहरी सीख लेकर खड़ी थी। नेहा तेज कदमों से भागती हुई बाहर आई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। वो भीगती हुई माँ की तरफ दौड़ी और बिना कुछ बोले उनके पैरों पर झुक गई। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ममता को बोझ समझ लिया था, तुम्हारे शब्दों को ताने और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी। सुधा जी ने उसे झुकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी कांपती हथेलियों से बेटी का चेहरा उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही माँ वाली मुस्कान लौट आई। बेटी, मुझे तुमसे कभी गुस्सा नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम समझो, माँ घर में नहीं दिल में बसती है। नेहा रोते हुए बोली, माँ, आज मुझे समझ आया कि तुम दीवारों की नहीं, हमारे संस्कारों की बुनियाद थी। तुमने मुकदमा नहीं किया था, तुमने मुझे वापस इंसान बनाया। सुधा जी की आंखें आकाश की ओर उठी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर ऐसे गिर रही थी जैसे ऊपर वाला खुद कह रहा हो, अब रिश्ता लौट आया है। सुधा बोली, बहुत धीरे सी, बेटी, मैंने मुकदमा नहीं जीता, मैंने बस अपना रिश्ता लौटा लिया है। नेहा ने माँ को गले से लगा लिया। वो गले लगना सिर्फ दो लोगों का नहीं था, वो हर माँ बेटी के बीच पिघलती दीवारों का प्रतीक था। कुछ देर बाद वही मीडिया जो माँ ने बेटी पर केस किया हेडलाइन चला रहा था, अब नई हेडलाइन लिख रहा था, माँ ने केस नहीं जीता, उसने अपनी बेटी को वापस पाया। और कोर्ट के बाहर खड़ा हर इंसान उस पल को महसूस कर रहा था कि जब माँ अपनी बेटी मिलते हैं तो कानून नहीं, ममता का फैसला चलता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।